गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और हमने कहा था कि भूगोल का क्लास मैं 1 महीना तक लूंगा। दोस्तों, भूगोल का शुरुआत हम लोग ब्रह्मांड अध्याय से किए थे। ब्रह्मांड अध्याय का 2 लेक्चर हमने लिया था तथा दोनों ही लेक्चर आप सभी को यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, यूट्यूब पर जाकर यदि आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर सर्च करेंगे तो दोनों ही वीडियो, ब्रह्मांड से संबंधित दोनों ही वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, जो पढ़कर आप लोग ब्रह्मांड के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, और उसके बाद ब्रह्मांड से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है दोस्तों कि अगर वीडियो पढ़ के और हमारे द्वारा दिया गया पीडीएफ ढंग से पढ़ लेंगे दोस्तों, तो ब्रह्मांड से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा। जिन दोस्तों को हमारा पीडीएफ चाहिए वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7004960735। फोन करने के बाद हम उसको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ भी संबंधित वीडियो का आपको उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों, जो पढ़कर आप लोग अपना जीएस को इस मुकाम तक ले जा सकते हैं कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अभी लेटेस्ट हम लोग सौर मंडल पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सौर मंडल से हमने एक लेक्चर लिया है जिसमें हमने पढ़ाया है सौर मंडल का परिभाषा, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल के अंदर क्या क्या आते हैं। दोस्तों, सौर मंडल में मुख्यतः सूर्य और उसके चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि सभी आते हैं। सौर मंडल का एक लेक्चर यूट्यूब पर डाल दिए हैं दोस्तों, वहां जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। आज हम लोग सौर मंडल का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य के बारे में विस्तृत जानकारी हम सौरमंडल का लेक्चर 1 में दे चुके हैं। आइए सौरमंडल का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। दोस्तों, इसके पहले सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था, लेकिन दोस्तों साल 2006 में प्लूटो को सौरमंडल की श्रेणी से खगोल शास्त्रियों द्वारा निकाल दिया गया तथा वर्तमान में दोस्तों सौरमंडल में सूर्य और सूर्य के परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह शामिल हैं। सूर्य के बारे में हम लोग पहली लेक्चर में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बारी बारी से सभी 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो ये बुध है। दोस्तों, जैसे कि पहले ही बता दिए हम कि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों, पहले सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था। प्लूटो को सौरमंडल की श्रेणी से हटा के बौने ग्रह में रख दिया गया है। दोस्तों, वर्तमान में सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो ही है। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन है, तो वो आपका सही उत्तर होगा प्लूटो। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है तथा सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, बुध ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है तथा बुध से सूर्य की दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 88 दिनों में पूरा एक चक्कर लगाता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र गति वाला ग्रह है। बुध ग्रह को सायंकालीन या उषाकालीन तारे के रूप में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, यह वर्ष में 3 बार दिखाई देता है और सूर्य के उगने से 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है। इसलिए बहुत कोई इसे नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य उगने से 2 घंटा पहले ही बुध ग्रह दिखाई पड़ता है सायंकालीन और उषाकालीन तारे के रूप में। बुध का अपने
कक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल दोस्तों 88 दिन का है, जबकि बुध का अपने धुरी पर घूर्णन काल 90 दिन का है। दोस्तों ये दोनों समय यानी कि परिक्रमण काल और घूर्णन काल समान होने के कारण बुध का एक भाग हमेशा सूर्य की ओर होता है तथा पीछे वाला भाग हमेशा अंधकारमय होता है। दोस्तों ये इसके यहां वही जिक्र किया गया है कि परिक्रमण काल और घूर्णन काल लगभग समान होने के कारण सूर्य की और इसका एक भाग सदैव स्थिर रहता है। बुध ग्रह की त्रिज्या 2440 किलोमीटर तथा इसका द्रव्यमान 3.3 इंटू 10⁻23 kg होता है। इसका घनत्व 2420 किलोग्राम प्रति घन मीटर अनुमानित किया गया है दोस्तों, तथा इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 18वां भाग होता है। दोस्तों इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका आंतरिक भाग क्रोड धातु से बना हुआ है, जिसमें मुख्यतः निकेल और लोहा धातु पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें जानने के लिए और कुछ भी नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला अंतरिक्ष यान द्वारा जो चित्र लिया गया है दोस्तों, उससे यह जानकारी मिलता है कि बुध पर भी कई पर्वत और क्रेटर एवं मैदान है। दोस्तों नासा द्वारा वर्ष 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित दोस्तों, जिसमें मानव नहीं होता, केवल यान भेज दिया गया था, का नाम था दोस्तों मैसेंजर 30। वह 2015 में बुध ग्रह की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। दोस्तों जो नासा द्वारा 2004 में भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान था दोस्तों, उसका नाम मैसेंजर 30 था और वह अप्रैल 2015 में बुध ग्रह की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। दोस्तों वातावरण का अभाव अर्थात बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है दोस्तों, और सूर्य से निकट होने के कारण इस पर जीवन की कोई संभावना नहीं है, अर्थात बुध पर कोई जीवन की संभावना नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है। थोड़ा नीचे करो, और नीचे और नीचे और नीचे। हाँ ये वाला पॉइंट दोस्तों फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बुध का अपने कक्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, जबकि बुध का अपने यक्ष पर घूर्णन काल 90 दिन का होता है। परिक्रमण काल और घूर्णन काल लगभग समान होने के कारण सूर्य की ओर इसका एक भाग सदैव स्थिर रहता है। दोस्तों परिक्रमण काल दोस्तों 88 दिन का और घूर्णन काल 90 दिन का होने के कारण बुध की एक सतह सूर्य की ओर हमेशा स्थिर रहता है और दूसरी ओर हमेशा अंधकारमय छाया रहता है। दोस्तों बुध ग्रह का जो भाग सूर्य की ओर होता है उसका तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सूर्य के विपरीत में अंधेरे वाला भाग का तापमान -173 डिग्री होता है। दोस्तों तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन अत्यंत गर्म 427 डिग्री सेंटीग्रेड और रातें बर्फीली -173 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। दोस्तों 30 अक्टूबर 2018 को कोरू गुयाना फ्रांस से एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा बेफिको लंबो मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निकट से एक बार, सूर्य के निकट से 2 बार तथा बुध के निकट से 6 बार गुजरकर अंततः दिसंबर 2025 में बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। दोस्तों इसे ढंग से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आइए अब शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों शुक्र ग्रह पृथ्वी का सर्वाधिक निकट और सूर्य से दूसरा सर्वाधिक निकटवर्ती ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह दोस्तों पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह है और सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा सर्वाधिक निकटवर्ती ग्रह है। इसकी दूरी सूर्य से 10.81 करोड़ किलोमीटर तथा पृथ्वी से
4.0 करोड़ किलोमीटर है। यह बादलों से पूर्णतः घिरा हुआ रहता है। शुक्र ग्रह दोस्तों बादलों से पूर्णतः घिरा हुआ रहता है। शुक्र ग्रह को अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 224.70 दिन लगते हैं दोस्तों। इसका अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या जिसको कहते हैं वो 6050 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के अर्ध व्यास से 5% कम है। दोस्तों इसका अर्ध व्यास जो होता है पृथ्वी के अर्ध व्यास से 5% कम होता है। बुध के समान शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। जैसा कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं दोस्तों कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, उसी प्रकार शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका द्रव्यमान 4.86 इंटू 10⁻24 kg होता है दोस्तों, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 82% है दोस्तों। ये मुख्य पॉइंट है दोस्तों, इसको बढ़िया से कर लेना है। वीडियो देखते समय कॉपी और कलम लेके साथ बैठिए दोस्तों, और साथ साथ जो हम बोलते हैं उसको नोट करते जाइए। अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह कहा जाता है दोस्तों। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी के समान है। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा गया है दोस्तों। शुक्र का घनत्व 5200 kg प्रति घन मीटर आंका गया है दोस्तों। इसका आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसका आंतरिक भाग पृथ्वी के समान है, अर्थात इसमें इसके भी क्रस्ट में मेंटल और क्रोड पाया जाता है दोस्तों। शुक्र का भी चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, परंतु यह क्षेत्र पृथ्वी जैसा गहन नहीं है। इसका तो फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ टाइप में मिस्टेक हुआ है। शुक्र का भी चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, परंतु यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी जैसा गहन नहीं है दोस्तों। इसका घूर्णन काल 243 दिन का होता है दोस्तों। घूर्णन काल 243 दिन का होता है दोस्तों। शुक्र ग्रह पर भ्रंश घाटी, पर्वत, पठार, क्रेटर युक्त धरातल से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके पृष्ठ पर भी प्लेट संचलन क्रिया का प्रभाव पड़ा है, परंतु यह प्रभाव पृथ्वी से कम प्रतीत होता है। शुक्र ग्रह की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी दोस्तों। ये पॉइंट पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है दोस्तों। ये मुख्य पॉइंट है दोस्तों। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों। इसे शाम का तारा या भोर का तारा या सुबह की तारा भी कहते हैं दोस्तों। इसे शाम का तारा, भोर का तारा या सुबह की तारा कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम में और सुबह के समय पूर्व में दिखाई देता है दोस्तों। शाम के समय में पश्चिम में और सुबह के समय पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे शाम का तारा या भोर का तारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। अब पृथ्वी के बारे में, अपने लाडले ग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पृथ्वी सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है दोस्तों। अपना पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य स्थित होता है दोस्तों। ये चित्र के माध्यम से भी पहले हम समझा चुके हैं, क्रमानुसार सभी ग्रहों को दिखाए थे। जो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है
तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान पर है दोस्तों। दूरी के अनुसार दोस्तों सूर्य तीसरे स्थान पर आता है, जबकि आकार में पृथ्वी 5वां स्थान रखता है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड में सर्वप्रथम उल्लेख किया था कि पृथ्वी गोलाकार है। इसके पश्चात टॉलमी, स्ट्रैबो तथा कोपरनिकस ने पृथ्वी को गोलाकार बताया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा ऋतुओं में परिवर्तन इसी झुकाव के कारण संभव हो पाता है दोस्तों। यह भी मेन पॉइंट है दोस्तों। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है दोस्तों। एक एक पॉइंट बढ़िया से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका हर एक वाक्य जो है इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में गहराई से पढ़ते हैं। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है दोस्तों। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि 44,076 किलोमीटर तथा ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है दोस्तों, तथा यह अपने अक्ष पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से परिभ्रमण पूरा करता है दोस्तों। एक परिभ्रमण पूरा करने में दोस्तों पृथ्वी को 23 घंटा 56 मिनट तथा 4 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी को अपने घूर्णन अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में दोस्तों 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों। जो हम लोग दिन रात 24 घंटे के पढ़ते हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, वो घड़ी के अनुसार है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको सभी बिंदु को अच्छे से जानना पड़ेगा। पृथ्वी को अपने धुरी पर अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाती है दोस्तों। अपनी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाती है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में इसको 365.25 दिन लगते हैं। इसकी सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। पृथ्वी पर जीवन वातावरण के कारण है, इसी कारण इस ग्रह को हरित ग्रह कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है दोस्तों कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी के अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है दोस्तों। दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सूर्य का अक्ष इसकी कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगाता है। पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है दोस्तों। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों। सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारा जो है दोस्तों वो अपना सूर्य ही है। सूर्य एक तारा है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है तथा यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है दोस्तों। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है
एवं सूर्य से दोगुनी द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है दोस्तों, साइरस या डॉग स्टार। दोस्तों पृथ्वी के कुछ विशिष्ट तथ्य है दोस्तों, जिसको समेकित रूप से हमने एक लिस्ट बना दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। विश्व पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल को एक वर्षीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का प्रारंभ अमेरिकी सीनेटर गेलोड मैक्सन ने वर्ष 2017 से आरंभ किया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी का अक्ष ध्रुव तारे से एक निश्चित झुकाव बनाए रखता है, इसलिए ध्रुव तारा सदैव एक ही दिशा में दिखाई देता है दोस्तों। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े हो जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा लोगों को कि ध्रुव तारा हमारे सर के ऊपर उगा हुआ है दोस्तों। तो ध्रुव तारा जो है दोस्तों पृथ्वी के अक्ष ध्रुव तारे के एक निश्चित झुकाव बनाए रखता है, एक समान सदा एक ही दिशा में दिखता है दोस्तों, इसलिए ध्रुव तारा सदैव एक ही दिशा में दिखाई पड़ता है दोस्तों। सौरमंडल से बाहर पाए जाने वाला एक बड़े आकार के ग्रह को प्रचलित भाषा में सुपर अर्थ कहते हैं दोस्तों। इसके निर्धारण के दो मापदंड हैं। इसका आकार पृथ्वी के आकार के दोगुनी से अधिक होना चाहिए, लेकिन 10 गुना से कम होना चाहिए। उस ग्रह को अपने तारे से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। सुपर अर्थ का एक परिभाषा है दोस्तों, जो इसमें ये पॉइंट को ढंग से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मंगल ग्रह के बारे में आइए अब शुरुआत करते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा तथा आकार में 7वां ग्रह है, जो सूर्य से 22.78 करोड़ किलोमीटर तथा पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दोस्तों सूर्य का सतह लाल दिखाई देता है, और इसी कारण सॉरी दोस्तों सूर्य बोल दिया है गलती से। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई पड़ता है, और इसी कारण हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों। अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करने में इसको 24 घंटे 37 मिनट और 22.6 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। इसके दिन का मान और झुकाव पृथ्वी के समान है दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों लगभग 24 घंटा पृथ्वी पर दिन और रात होता है मिलाकर, उसी प्रकार मंगल पर भी दिन का मान और झुकाव पृथ्वी के समान है। यहां भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका अक्ष 22 डिग्री 12 मिनट के कोण पर झुका हुआ है दोस्तों। इस कारण यहां पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। मंगल पर भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। मंगल ग्रह का व्यास 6800 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान 6.4 गुना 10⁻23 kg है। इसका घनत्व 3.94 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इससे यह दर्शाता है कि यह द्रव्यमान या जो घनत्व है दोस्तों, यह दर्शाता है कि इसका आंतरिक भाग की संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग से भिन्न होगी। यानी कि पृथ्वी का जो घनत्व है अधिक है दोस्तों, इसका घनत्व कम है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि दोनों की आंतरिक बनावट एक जैसी नहीं होगी। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% तथा 0.1 से 0.4% ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों। इसके वायुमंडल में ओजोन स्तर का अभाव पाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी की तरह दोस्तों इसके वायुमंडल में, मंगल के वायुमंडल में ओजोन ग्रह का
अभाव पाया जाता है, जबकि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों। मंगल ग्रह के दो उपग्रहों का नाम फोबोस और डीमोस है। फोबोस का विकास 23 किलोमीटर तथा डीमोस का विकास 12 किलोमीटर। सर दोस्तों यहाँ विकास नहीं होगा, यहाँ व्यास होगा, यहाँ पर व्यास होगा दोस्तों, कि फोबोस का व्यास 23 किलोमीटर और डीमोस का व्यास 12 किलोमीटर है। डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस पर चिन्ह चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है दोस्तों। सौरमंडल की सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मासी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मासी तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मासी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना है, वह मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है दोस्तों। अब मंगलयान मिशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा अपना मंगलयान मिशन प्रक्षेपित किया, जो 24 सितंबर 2014 को यहां दोस्तों 2024 होगा दोस्तों, 2014 लिखा गया है, जो 24 सितंबर 2024 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा, मंगल की ग्रह में पहुंचा। अब तक लगातार सूचनाएं भेज रहा है। पहुंचा के बाद यहां फुल स्टॉप देने हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर भूल गया है दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा। आगे से इस प्रकार का मेरा कोशिश रहेगा कि किसी प्रकार की गलती ना हो। इनसाइड मिशन, ये मंगल से ही संबंधित एक मिशन है दोस्तों। इनसाइड अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा के डिस्कवरी कार्यक्रम का एक हिस्सा है दोस्तों। इस मिशन के अंतर्गत नासा द्वारा 5 मई 2018 को मंगल ग्रह की अंतरिक्ष संरचना के अध्ययन के लिए इस ग्रह की सतह पर एक भूतकी लैंडर प्रक्षेपित किया गया है, जो 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। इससे पूर्व 6 अगस्त 2012 को नासा द्वारा मार्स क्यूरियोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। यह अंतरिक्ष यान मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन करेगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मार्स 2020 मिशन 30 जुलाई 2020 को अपने मंगल मिशन मार्च 2020 के अंतर्गत नासा ने परसियरेंस नामक रोवर को प्रक्षेपित किया, जो 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो नामक गड्ढे में सफलतापूर्वक उतरा। यह स्थान 3.5 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई एक झील का हिस्सा है। इसके साथ इंजन युति नामक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। 30 जुलाई 2020 को अपने मंगल मिशन मार्च 2020 के अंतर्गत नासा ने परसियरेंस नामक रोवर का नाम परसियरेंस था दोस्तों, को प्रक्षेपित किया, जो 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो नामक गड्ढा में सफलतापूर्वक उतरा दोस्तों। यह स्थान 3.5 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई एक झील का हिस्सा था दोस्तों। इसके साथ एक इंजन युति नामक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था दोस्तों। आइए अब चीन का मंगल मिशन के बारे में पढ़ते हैं। तियानवेन 1 मिशन
23 जुलाई 2020 को चीन ने भी मंगल ग्रह के लिए अपने प्रथम मिशन तियानवेन-1 को प्रक्षेपित किया, जो 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर पहुंच गया। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण को समझना और वहां जीवन के संकेत की खोज करना है दोस्तों। होप प्रोब मिशन 19 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग यूएई कहते हैं दोस्तों, ने जापान के तानेगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से अपने प्रथम मंगल मिशन होप प्रोब को प्रक्षेपित किया था दोस्तों, जो 8 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। लगभग 1.5 टन वजन वाला यह होप प्रोब 15 घंटे के मंगल ग्रह का एक चक्कर पूरा करेगा दोस्तों। 15 घंटे में मंगल ग्रह की एक चक्कर पूरा करेगा दोस्तों। नासा, सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारत के बाद यह सफलता हासिल करने वाला यूएई अब 5वां देश बन गया है दोस्तों। यूएई दोस्तों अब मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। पहला नासा, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चौथा भारत और 5वां यूएई बन गया है दोस्तों। यह मिशन मंगल ग्रह पर अरब देश का पहला अंतरिक्ष मिशन है, जो मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा दोस्तों। आइए अब बृहस्पति ग्रह के बारे में, इतना हम लोग अपने पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए, क्योंकि मंगल ग्रह पर अभी ऐसा माना गया है कि उस पर जीवन संभव हो सकता है आने वाले समय में। इसलिए विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा उस पर अपना अपना अंतरिक्ष यान भेजकर खोज किया जा रहा है दोस्तों। इसलिए हम लोग उसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल किए। बृहस्पति ग्रह के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति ग्रह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा तथा सूर्य की दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है दोस्तों। रात्रि के समय पृथ्वी से यह अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है दोस्तों। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में बृहस्पति को 11.86 वर्ष तथा अपने धुरी अथवा यक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 10 घंटे का समय लगता है। यह अपने यक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है दोस्तों। ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपने यक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का घूर्णन यक्ष इसके परिभ्रमण यक्ष से 3 डिग्री 7 मिनट झुका हुआ है दोस्तों, जिसके कारण भूमध्य रेखा के समीप एक पूरा चक्कर लगाने में 9 घंटे 50 मिनट तथा उच्च अक्षांशों के समीप 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर घूर्णन तीव्र और ध्रुवों पर मंद हो जाता है दोस्तों। बृहस्पति का बाहरी भाग मुख्यतः गैसों से बना हुआ होता है, इसलिए ये क्रियाएं होती है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं। इसमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रह को गैलीलियो ग्रह कहा जाता है दोस्तों। बृहस्पति के 95 उपग्रहों में से 4 सबसे पहले खोजे गए उपग्रहों को गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी खोज गैलीलियो ने की थी। इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो द्वारा की गई थी। गैनीमीड इसके सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा है, जिसका रंग पीला है दोस्तों। गैनीमीड दोस्तों बृहस्पति का एक उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, जिसका रंग पीला है। बृहस्पति का कम घनत्व 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सूर्य के निर्माण के समान इसकी संरचना की ओर इंगित करता है दोस्तों, जिसमें 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 1% भारी तत्वों की प्रधानता है दोस्तों। इसके ऊपर सफेद, नीले, लाल और पीले रंग के बादल के स्तर दिखाई देते हैं। इसके वायुमंडल की मोटाई 9656 किलोमीटर है दोस्तों। बृहस्पति पर अनुमानित ऋणात्मक तापमान यह दर्शाता है कि इसका धरातल बर्फ से आच्छादित होगा दोस्तों। ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, बर्फ से आच्छादित होना के बराबर बर्फ से ढका हुआ रहना होता है दोस्तों। शनि ग्रह
शनि ग्रह के बारे में ये पढ़ते हैं। यह आकार में सौरमंडल का द्वितीय सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान पर आता है दोस्तों। यह एक चमकीला ग्रह है जो सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 29.5 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है दोस्तों। इसकी विशेषता या रहस्य इसके भूमध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित मोटी प्रकाश वाली, मोटी यहां लिखा गया दोस्तों, मोटी होगा, मोटी प्रकाश वाली कुंडली का होना है दोस्तों। इसके मोटी प्रकाश वाली कुंडली का होना है दोस्तों। इसके वलियों से की संख्या 7 है, जो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। यह सभी वलीय सामग्री रूप में गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। बड़े आकार और उच्च धवलता, यहां धवलता लिखा गया है, धवलता होगा, के कारण शनि ग्रह रात्रि में दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया आदि गैस उपस्थित होते हैं। बृहस्पति के समान यह भी विस्तृत बादलों को समाहित किए हुए हैं दोस्तों। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है दोस्तों। शनि जिस ओर परिक्रमा करती है दोस्तों, उसके जस्ट विपरीत में परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है जिसका नाम फोबे है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। शनि का घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम है दोस्तों। शनि का घनत्व सभी ग्रहों में से सबसे कम शनि का घनत्व है, यहां तक कि जल से भी कम इसका घनत्व है दोस्तों। इस प्रकार अगर शनि को जल में रख दिया जाए तो शनि ग्रह जल पर तैरने लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसका घनत्व, शनि ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है दोस्तों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे बढ़िया से कर लीजिएगा। इसे यही है दोस्तों। शनि को गैसों का गोला या गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है तो दोस्तों शनि को दोस्तों गैसों का गोला या गैलेक्सी के समान ग्रह कहा गया है दोस्तों। या आकार में पीले तारे के समान दिखाई देता है दोस्तों। शनि के 146 उपग्रह का पता लगाया जा चुका है दोस्तों। शनि के पास दोस्तों उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। टाइटन की खोज वर्ष 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजिन ने किया था दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा ढंग से। यह आकाश में बुध ग्रह के लगभग बराबर है। टाइटन का जो आकार है दोस्तों वह लगभग बुध ग्रह के समान है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। मंगल ग्रह की भांति यह नारंगी रंग का है। यह सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, जिसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। और सौर मंडल का अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो वो भी टाइटन ही होगा दोस्तों, जो कि शनि का उपग्रह है। आइए अरुण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अरुण ग्रह के बारे में, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। इसलिए आइए फिर से देखते हैं दोस्तों। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी दोस्तों। विलियम हर्शल इसके खोजकर्ता हैं। अरुण ग्रह के द्रव्यमान की दृष्टि से पृथ्वी से यह है 14.5 गुना बड़ा है दोस्तों द्रव्यमान की दृष्टि से। सूर्य से इसकी दूरी 286.96 वर्ग किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में अरुण को 84.013 वर्ष तथा अपने यक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 17 घंटा 14 मिनट का समय लगता है दोस्तों।
ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया दोस्तों। या अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है दोस्तों, इसलिए इस ग्रह को इस ये अरुण ग्रह जो है दोस्तों वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, इसलिए इस पर सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पश्चिम में, सूर्यास्त पूर्व में होगा दोस्तों। दोस्तों सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रहों में से 2 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है दोस्तों। शेष सभी 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं दोस्तों। अरुण ग्रह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित है, अतः इसका वायुमंडल अति शीतल होगा। ये अनुमानित तथ्य है दोस्तों कि अरुण ग्रह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए इसका वायुमंडल अत्यंत शीतल होगा एवं तापमान 200 माइनस, ये यहां अनावश्यक वर्ड आ गया है, -215 डिग्री सेंटीग्रेड होगा दोस्तों। इसकी निम्न घनत्व इस बात को दर्शाता है कि यह हल्के तत्वों से निर्मित है। इसका घनत्व बहुत ही निम्न है दोस्तों, जो यह दर्शाता है कि यह हल्के तत्वों से बना हुआ है, जिसके संरचना में 15% हाइड्रोजन, 60% हीलियम और 25% सिलिकेट शामिल है दोस्तों। इस ग्रह पर वायुमंडल पृथ्वी और शनि की ही भांति अधिक सघन है दोस्तों। शनि के भांति अरुण के चारों ओर भी वलय हैं, जिसकी संख्या 10 है दोस्तों। मतलब शनि के भांति अरुण के भी चारों ओर वलय है, जिसकी संख्या 10 है दोस्तों, जिसमें से 5 प्रमुख वलय का नाम है दोस्तों अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। अरुण ग्रह पर 300 से 400 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं भी पाई जाती है। अरुण ग्रह पर हवाएं भी पाई जाती है दोस्तों, जो 300 से 400 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवाहित होती है। आइए सौरमंडल के लास्ट आखिरी ग्रह वरुण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गाले ने की थी। सूर्य से सर्वाधिक दूर होने के कारण वरुण को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। यह 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा 164.79 वर्ष में पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर यह एक परिक्रमा 15 घंटे 57 मिनट में पूरा करता है दोस्तों। ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इस ग्रह का वायुमंडल अति सघन है। ये वरुण ग्रह पर दोस्तों वायुमंडल अति सघन है, जिसके चारों ओर अति शीतल मीथेन गैस के बादल हैं। अरुण ग्रह पर मीथेन गैस के बादल है दोस्तों। ये प्रश्न आ सकता है कि किस ग्रह पर मीथेन गैस के बादल हैं, तो वरुण ग्रह पर। साथ ही इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, एथेन आदि गैसें पाई जाती है दोस्तों। इसकी सतह का तापमान -218 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है दोस्तों, तथा इसका घनत्व एवं द्रव्यमान अरुण के समान है दोस्तों। मतलब वरुण ग्रह का घनत्व और द्रव्यमान दोस्तों अरुण के समान है। इस प्रकार संभव है कि इसकी आंतरिक संरचना भी अरुण के समान ही होगी, और इसीलिए अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है दोस्तों। अरुण और वरुण भी आपस में जुड़वा ग्रह कहलाते हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वरुण के 14 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटॉन और मेरिड प्रमुख है दोस्तों। यम या कुबेर या प्लूटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। प्लूटो पृथ्वी से 5750 मिलियन किलोमीटर एवं सूर्य से 5900 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका आकार पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा है। सूर्य के चारों ओर इसे एक परिक्रमा पूरा करने में 248 वर्ष लगते हैं। यम या कुबेर अथवा प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में
क्लाइड टॉमबर्ग ने की थी। क्लाइड टॉमबर्ग इसके खोजकर्ता थे दोस्तों, तथा इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था। परंतु 24 अगस्त 2006, ये एकदम एग्जैक्ट डेट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग में, यहां प्राग होगा, प्राग नगर में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया तथा IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो का नया नाम 134 और 340 रखा है। 134 और 340 रखा है। इस सम्मेलन में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी थी दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसमें 75 देशों के 2500 वैज्ञानिक शामिल हुए थे। इनके अनुसार ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्वाकर्षण रखने योग्य विशाल गोलाकार हो एवं सूर्य की परिक्रमा करता हो, ग्रहों की श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही इसकी कक्षा निकट ग्रहों की रास्ते में नहीं पड़नी चाहिए। ये जो था उस सम्मेलन में ग्रहों को नया परिभाषित किया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकल जाने का कारण यह भी था कि वह पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा था तथा इसका कक्षा वृत्ताकार नहीं था दोस्तों। इसका कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना था और वरुण ग्रह की कक्षा को यह काटता भी था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया दोस्तों। प्राग सम्मेलन में प्लूटो के साथ ही चेरोन, सेरम और इरिस को ग्रह मानने के विचार को भी अस्वीकृत कर दिया गया दोस्तों। नई परिभाषा में इन पिंडों को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार अब सौर मंडल में 8 ग्रह अभी वर्तमान में बच गए दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, इसमें कई निर्णय लिए गए दोस्तों। उपग्रह, जिसको हम लोग सैटेलाइट भी कहते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। उपग्रह ग्रहों की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की भांति उपग्रह की भी अपनी चमक नहीं होती, अतः यह भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं दोस्तों। वीनस एक माइक्रो उपग्रह है। वीनस एक माइक्रो उपग्रह है दोस्तों, जिसका वजन 265 किलोग्राम है। इस उपग्रह को इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है दोस्तों। वीनस उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की वनस्पतियों की निगरानी रखेगी। वीनस एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से युक्त है जो ऐसी सूक्ष्म वस्तुओं का चित्र लेने में भी सक्षम है जो मानवीय आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती है। इस मिशन के अंतर्गत वेगा रॉकेट द्वारा इटली के उपग्रह ऑफसेट 3000 से भी प्रक्षेपित किया गया है। यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। ग्रहों के समान उपग्रहों के भ्रमण पथ भी परवलयाकार होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। सबसे अधिक उपग्रह शनि का है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। आइए अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रमा की सतह तथा इसके आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग सेनोलॉजी लिखा गया, सेलेनोलॉजी होता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व की मानी जाती है। चंद्रमा और पृथ्वी का जो उत्पत्ति है दोस्तों लगभग एक साथ ही माना गया है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तथा बादल भी नहीं दिखते हैं। इसका आंतरिक भाग ठोस है और इसके ऊपर अनेक ज्वालामुखी और क्रेटर पाए जाते हैं दोस्तों। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिवेंटिज पर्वत 35,000 फीट या 10,668 मीटर उच्चतम पर्वत है दोस्तों। इसका नाम लिवेंटिज पर्वत है दोस्तों। यह माउंट एवरेस्ट से भी लगभग ऊंचा है दोस्तों, लगभग क्या बहुत अधिक ऊंचा है दोस्तों।
चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा 27 घंटे 27 दिन, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे और 43 मिनट में पूरी करता है दोस्तों। और इतनी ही समय में अपनी कक्षा या धुरी पर 2286 मील प्रति घंटे की गति से एक घूर्णन पूरा करता है दोस्तों। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है और दूसरा भाग अंधकारमय रहता है दोस्तों। चंद्रमा का पीछे वाला भाग जो अंधकारमय होता है दोस्तों, उसको शांति सागर नाम दिया गया है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है दोस्तों। औसत दूरी दोस्तों 3,84,000 किलोमीटर है। चूंकि चंद्रमा परवलयाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बदलती रहती है दोस्तों। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है दोस्तों। दोनों ही याद रखना है दोस्तों, कहीं 3,84,000 देता है, कहीं 3,84,365 किलोमीटर दिया हुआ है दोस्तों। एनसीईआरटी का डाटा जो है, एग्जैक्ट डाटा ये है दोस्तों, 3,84,365 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की दूरी है दोस्तों। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा का परिक्रमण अवधि 29.53 दिन है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में चंद्रमा को 29.53 दिन लगते हैं। इस समय को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है दोस्तों। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है दोस्तों जितना पुराना पृथ्वी है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है दोस्तों। सुपरमून के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। सुपरमून वह स्थिति है जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होता है दोस्तों। तो इससे पेरिजी फुल मून, तो इसे पेरिजी फुल मून या सुपर मून कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है तो पेरिजी फुल मून या सुपर मून कहा जाता है। इसमें चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है दोस्तों। सुपर मून शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी खगोलविद रिचर्ड नॉलवे द्वारा 1979 में प्रयोग किया गया था दोस्तों। 7 अप्रैल 2020 को विश्व के अनेक भागों में पिंक मून की परिघटना देखी गई। चंद्रमा मूलतः गुलाबी रंग का नहीं होता है। पिंक सुपर मून मात्र एक नाम है जो अमेरिका और कनाडा में बसंत ऋतु में खेलने वाला की जगह खिलने वाला होगा दोस्तों। खिलने वाला पिंक वाइल्ड फ्लावर के नाम से रखा गया दोस्तों। ब्लू मून जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था दोस्तों। तीसरा और एक पॉइंट है दोस्तों, जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्णतः छा जाती है तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों। ये ढंग से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है और इसे ही ब्लू मून या रक्त चंद्र कहा जाता है दोस्तों। लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून कहा लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। 4 पूर्ण चंद्रग्रहणों को टेट्राड कहा जाता है। पूर्ण चंद्रग्रहण एक दुर्लभ परिघटना है दोस्तों। पूर्ण चंद्रग्रहण एक दुर्लभ परिघटना है दोस्तों। ये किसी को ही देखने को मिलता है। सुपर ब्लू मून 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर ब्लू मून और ब्लू मून की खगोलीय घटना एक साथ देखी गई थी। इस घटना को सुपर ब्लू ब्लड मून नाम दिया गया है दोस्तों।
इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C11 के माध्यम से चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा की कक्षा में 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक स्थापित किया। अब चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं दोस्तों। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने प्रक्षेपण GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से किया। तकनीकी रूप से 3840 किलोग्राम का चंद्रयान 2 3 भागों में विभाजित हुआ था, जिसमें ऑर्बिटल लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था शामिल है। यह 23 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया तथा 7 सितंबर 2019 को अपने अगले चरण में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजना अनुसार उतारने के दौरान निर्धारित गंतव्य से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया। यह एक असफल अभियान रहा दोस्तों। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान से टकराया उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। चंद्रयान 3 यह एक सफल अभियान था दोस्तों। इसको ढंग से पढ़ेंगे। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के शब्दों में काफी समानता है दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़िए। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसे 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके लैंडर का नाम विक्रम था दोस्तों और रोवर का नाम प्रज्ञान। चंद्रयान 2 मिशन के समान है। इसका मतलब चंद्रयान 2 के समान लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था दोस्तों। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक उतरा। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ चंद्र दिवस था। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति स्थल के नाम से जाना जाएगा और चंद्रमा और चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों यह चंद्रयान 3 वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे और जिस स्थान पर वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था उसे शक्ति स्थल के रूप में हम लोग जानेंगे। आइए शुद्ध ग्रह के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे आकाश के पिंड हैं जो सूर्य का परिक्रमा करता रहता है, उसको हम लोग शुद्ध ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटने से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। कोई क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बना देता है दोस्तों। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के सतह से टकराता है तो विशाल गर्त बना देता है, जैसे कि लोनार झील, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से निर्मित हुआ है दोस्तों। ये ट्रोजन है, तो इसके बारे में ढंग से पढ़ लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रोजन एक क्षुद्र ग्रह होता है जो सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे ग्रहों के लगातार साथी बने रहते हैं। यह ग्रह के सामने या पीछे 60 डिग्री पर स्थित बिंदु के सापेक्ष रूप से स्थिर बने रहते हैं। क्योंकि यह हमेशा एक ही कक्षा में लगातार आगे या पीछे चलते रहते हैं,
इसलिए यह कभी भी अपने साथी ग्रह से नहीं टकराते। सौर मंडल में 6 ऐसे ग्रह हैं जिनके कक्षाओं में ट्रोजन ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, अरुण और पृथ्वी। ये 6 ग्रह हैं जिसके साथी ट्रोजन ग्रह हैं। अब पुच्छल तारा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे दोस्तों। यह आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी या गैसों से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरी क्षेत्रों में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर यह लंबी किंतु अनियमित कक्षाओं में घूमते हैं। पुच्छल तारा इसी को हम लोग कहते हैं। पुच्छल तारा कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के पास से गुजरता है तो इसका तापमान बढ़ने के कारण इससे गैसों के फुहारे निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होता है दोस्तों। कभी कभी यह पूंछ लाखों किलोमीटर तक लंबा हो जाता है और सूर्य में एक लंबी पूंछ वाली तारे के समान हम लोगों को प्रतीत होता है दोस्तों, जो कि तारे नहीं पुच्छल तारे होते हैं। जब पुच्छल तारे सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं तो सूर्य के तीव्र ऊष्मा और ज्वारीय बल के कारण अपने कुछ पदार्थ को खो देते हैं। परिणाम स्वरूप यह या तो समाप्त हो जाता है या विखंडित हो जाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौर मंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु या पुच्छल तारे विचरित कर रहे हैं। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी इनके लौटने का निश्चित समय होता है। ये धूमकेतु की संरचना है, ये नाभि, कोमा और पूंछ, इसके 3 भाग होते हैं। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि जो होता है दोस्तों धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को हम लोग कोमा कहते हैं। नाभि और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है जिसे हम लोग पूंछ कहते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों सौर मंडल का आखिरी अध्याय, जिसको हमने काफी अच्छे से, काफी गहराई से और काफी मन लगाकर पढ़ाया। अगर आप लोग इस वीडियो को ढंग से देख लेंगे और इसका पीडीएफ ढंग से पढ़ लेंगे तो सौर मंडल से भी, ब्रह्मांड की तरह सौर मंडल से भी आपके एग्जाम में आने वाले एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। दोस्तों, जिन दोस्तों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है अर्थात मोबाइल नंबर है 7004960735। जय हिंद दोस्तों।